आज हम लोग हमारा 8th नंबर का यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, और ये रही उसकी नोट्स। चलो, इलेक्ट्रोस्टैटिक। सबसे पहले ये इलेक्ट्रोस्टैटिक समझने से पहले समझिए आप कि जो मैटर होता है उसके पास कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती है। किसी भी मैटर के पास कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसके ज़रिए वो फोर्स लगा सकता है। क्या लगा सकता है? फोर्स। तो ग्रेविटी में आपने पढ़ा है कि मास एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है मैटर की जिसके ज़रिए वो दूसरे मास पर क्या करता है? फोर्स एक्सर्ट करता है, जिसको हमें न्यूटन ने बताया था, जो कि होता है F=G m1m2/r²। m1 m2 मासेस है, r उनके बीच का डिस्टेंस है। अगर दो मासेस होगी तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, एंड दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मासेस इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल फोर्स। यहाँ F का मतलब क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या किसी मैटर के पास कोई और ऐसी प्रॉपर्टी है मास को छोड़कर जिसके ज़रिए वो अपने नेबरिंग पार्टिकल के ऊपर क्या लगा सकता है? फोर्स एक्सर्ट करता है। तो हाँ, एक और प्रॉपर्टी होती है मैटर के पास जिसके ज़रिए वो फोर्स लगा सकता है, और वो प्रॉपर्टी का नाम है चार्ज। ठीक है, अब ये चार्ज होता क्या है इसे समझते हैं। इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में तो हम लोग नहीं पढ़ेंगे, उसको लेकर पूरा एक यूनिट है हमारा 11th में, लेकिन अब हम यहाँ सिर्फ उतना पढ़ेंगे जितने की हमको ज़रूरत है इलेक्ट्रोस्टैटिक समझने के लिए। ठीक है, तो आपको मालूम है चार्ज दो किस्म के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है निगेटिव चार्ज, है ना। या फिर आप इसे इस तरह समझिए कि ये है हमारा एक एटम का स्ट्रक्चर जिसके सेंटर में, कोर में होते हैं पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन, और इसके और यहाँ न्यूट्रॉन भी होते हैं, है ना। और इस सेंटर के अराउंड क्या इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? सर्कुलर मोशन करते हैं, ये आपको पता है। प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन जो है वो निगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। मान लीजिए कि ये एक सलाख की रॉड है, या सॉरी सलाख की नहीं है, ये एक ग्लास की रॉड है। क्या की रॉड है? ग्लास की रॉड है। और इस ग्लास के रॉड को हमने सिल्क के कपड़े से रब किया। रब करने की वजह से क्या हुआ? अब इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन को समझिए। ये एक ग्लास का रॉड था, इसके पास मान लीजिए 50 प्रोटॉन थे। मान लीजिए, हाँ, करोड़ों अरबों में होते। हम लोगों ने मान लिया इसके पास कितने प्रोटॉन थे? 50 प्रोटॉन थे। और मान लेते हैं 50 ही क्या थे? इलेक्ट्रॉन थे। तो अगर इसके पास 50 इलेक्ट्रॉन है और 50 प्रोटॉन है तो हम बोलेंगे ये ऑब्जेक्ट अभी कैसा है? न्यूट्रल है, या हम बोलेंगे ये अभी न्यूट्रल या अनचार्ज्ड है। न्यूट्रल या हम इसे क्या कहेंगे? अनचार्ज कहेंगे, है ना। ऐसा ग्लास का रॉड था। अब आपने इसको क्या किया? सिल्क के कपड़े से रब किया, लगड़ा। तो जैसी मान लीजिए ये वो सिल्क का कपड़ा था जिससे आपने इसको ऐसा गोल घुमाकर इसको रब किया। तो जैसे ही आप ग्लास के इस रॉड को सिल्क के कपड़े से रब करते हैं तो क्या होता है मालूम? कुछ इलेक्ट्रॉन ग्लास से निकलकर इस सिल्क के कपड़े पर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। क्या हो गए? कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए। लेट से कि 5 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन? 5 इलेक्ट्रॉन गिलास की सरफेस से या इस गिलास के रॉड की सरफेस से सिल्क के कपड़े पर आ गए। ठीक है, तो अब देखिए, अब आप इसके पास प्रोटॉन कितने बचे? 50 ही थे, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने बचे? 45। क्यों इलेक्ट्रॉन 45 बचे? 5 तो इधर ट्रांसफ़र हो गया ना सिल्क के कपड़े को रब करने की वजह से। तो अब देखिए, प्रोटॉन हो गए ज़्यादा, यानी कि पॉजिटिव चार्ज है ज़्यादा, और इलेक्ट्रॉन हो गए कम। तो हम कहेंगे कि ये जो ग्लास का रॉड है ये चार्ज हो गया है। ये क्या हो गया है? अब चार्ज हो गया है।
और कौन सा चार्ज है इसके ऊपर, क्योंकि चार्ज पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है, तो ज़्यादा चार्ज कौन से है, प्रोटॉन, तो हम कहेंगे ये पॉजिटिव चार्ज हो गया है। कैसा, ये जो ग्लास का रॉड है ये क्या हो गया है, पॉजिटिव चार्ज हो गया है। पहले कैसा था, अनचार्ज, रब करे हम लोगों ने सिल्क के कपड़े से, उसके बाद क्या हो गया, ये चार्ज हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया ये। और देखिए इसको डिटेल में, रब करने से पहले मान लीजिए इस सिल्क के कपड़े पर 70 इलेक्ट्रॉन थे और 70 प्रोटॉन थे। रब करने से पहले, रब करने के बाद 5 एक्स्ट्रा आ गए, तो अब इसके पास जो टोटल इलेक्ट्रॉन आ गए वो कितने आ गए, 75 इलेक्ट्रॉन आ गए। और प्रोटॉन तो 70 ही है, यहाँ इक्वल टू का साइन नहीं होना, प्रोटॉन तो 70 ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन 70 से कितने हो गए, 75 हो गए, है ना। जब इसके पास 70 इलेक्ट्रॉन और 70 प्रोटॉन थे तब ये कैसी थी, एक अनचार्ज्ड बॉडी थी। कैसी बॉडी थी, अनचार्ज बॉडी थी। अब इसके पास ये इक्वल नहीं है, ई पी के इक्वल नहीं है यहाँ पर रब करने के बाद, है ना। या हम ऐसा कह सकते हैं ई ज़्यादा है और पी कम है। तो अब हम कहेंगे अगर ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है तो हम कहेंगे अब ये बॉडी रब करने के बाद ये बॉडी क्या हो गई है, चार्ज हो गई है। क्या होगी ये बॉडी, सिल्क क्या हो गया है, चार्ज हो गया है। कौन सा चार्ज आएगा इसके ऊपर, तो क्या ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो हम कहेंगे ये निगेटिव चार्ज हो गई है। आई बात समझ में। तो अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है तो बॉडी क्या हो जाती है, पॉजिटिव चार्ज, और जिसके ऊपर वो ट्रांसफ़र होता है वो हो जाती है हमारी क्या, निगेटिव चार्ज। बात ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये होती है चार्ज बॉडी, अनचार्ज बॉडी, और ये सारा मसला कौन पैदा करता है, इलेक्ट्रॉन, है ना। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है तो ही बॉडी चार्ज और अनचार्ज होती है। अच्छा, प्रोटॉन ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है क्या, तो आंसर है नहीं, प्रोटॉन ट्रांसफ़र नहीं होगा, पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफ़र नहीं होगा। क्यों प्रोटॉन ट्रांसफ़र नहीं होगा, क्योंकि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से भारी होता है। कितना भारी होता है मालूम, 1837 गुना भारी होता है। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से 1837 गुना भारी होता है। इसका मास ज़्यादा होता है, प्रोटॉन का मास ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है। हम आगे देखेंगे कितना मास होता है। ओके, तो आपको चार्ज बॉडी समझ में आ गई, किसे कहते हैं, अनचार्ज बॉडी समझ में आ गई, किसे कहते हैं। अच्छा, अब एक और छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। अब मान लीजिए हमने लिए सिल्क का कपड़ा और इसको, और एक और कपड़ा लिया हमने कॉटन का, ठीक है, और दोनों को आपस में ऐसा एक दूसरे के ऊपर रगड़े, या हम उसको बोलते हैं हमने एक दूसरे पे क्या किया, रब किए। तो अब क्या होगा, रब करने से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो गए। आई बात समझ। तो एक हो जाएगा इसमें से पॉजिटिव चार्ज बॉडी और एक हो जाएगी इसमें से नेगेटिव चार्ज बॉडी। तो कौन सी पॉजिटिव होगी कौन सी नेगेटिव होगी, तो हम बोलेंगे सिल्क जो है वो पॉजिटिव चार्ज है और कॉटन जो है वो निगेटिव चार्ज है। समझ में आया। पहले कैसी थी, न्यूट्रल, रब करने के बाद ये सिल्क क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज, और कॉटन क्या हो गया, निगेटिव चार्ज। इसकी एक सीरीज बनाई गई है, ये देखिए, ये है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज। अब इसमें आपको ये बहुत सारा नंबर दिख रहा है ना आपको, ये ह्यूमन आई, बहुत सारा मटेरियल दिख रहा है आपको, ह्यूमन आई, रैबिट फूल, ग्लास है, वूल है, सिल्क है, कॉटन है ना, विनिल है, बहुत सारे हैं। तो इसमें से जो पहले आएगा, जो कोई भी चीज़ को ले लीजिए, जैसा ग्लास को और सिल्क को ले लेते हैं, तो जो पहले आएगा वो होगा पॉजिटिव चार्ज और जो बाद में आएगा वो होगा निगेटिव चार्ज। समझ में आ गया। जो पहले आएगा इस सीरीज में, जो पहले आएगा वो क्या बनेगा, पॉजिटिव, और जो बाद में आएगा वो क्या बनेगा, निगेटिव। जैसा कि हम लोगों ने पेपर और ये विनिल ले ली, तो पहले क्या आया, पेपर, तो हम लोग पेपर को बोलेंगे पॉजिटिव और विनिल को बोलेंगे हम लोग क्या, निगेटिव। इस तरह ये सीरीज बनाई गई है। समझ में आ गया आपको चार्ज क्या होता है, चार्ज बॉडी क्या होती है, अनचार्ज बॉडी क्या होती है। हाँ, चार्ज बॉडी में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे के इक्वल नहीं होते। अगर ये एक दूसरे के इक्वल नहीं है तो हम बोलेंगे बॉडी क्या है हमारी, चार्ज बॉडी है। और ये अगर एक दूसरे के इक्वल है तो हम बोलेंगे हमारी बॉडी क्या है, न्यूट्रल बॉडी है। ओके, हाँ। चार्ज किसके पास होता है, तो चार्ज ये किसकी प्रॉपर्टी है, मैटर की प्रॉपर्टी है। जहाँ मैटर होगा, मटेरियल होगा, वहाँ पर क्या होगा, चार्ज और अनचार्ज होगा। चार्ज बॉडी क्या कर सकती है, ये एक चार्ज बॉडी है, मान लीजिए ये एक चार्ज बॉडी है और ये एक चार्ज बॉडी है, ये है चार्ज ए और ये है चार्ज बी। इसके ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी है और ये निगेटिव चार्ज बॉडी। तो चार्ज बॉडी क्या कर सकती है, चार्ज बॉडी अगर से यहाँ पर सेम चार्ज है और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ निगेटिव चार्ज
निगेटिव चार्ज है, तो इस वक्त ये दो बॉडीज़ क्या करेगी, एक दूसरे को अपनी तरफ क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी, एक दूसरे को अपनी तरफ क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। समझ में आ गया? उसी तरह आप कंसिडर कीजिए कि ये एक निगेटिव चार्ज बॉडी है और ये एक निगेटिव चार्ज बॉडी है। इस वक्त ये क्या करेगी, इसको, ये क्या करेगी, इसको अपने से दूर करेगी और ये भी क्या करेगी, इसको अपने से दूर करेगी, एक दूसरे से रिपेल करेगी, एक दूसरे को दूर ढकेलेगी। तो ये जो चार्ज बॉडी है इनके पास अट्रैक्शन वाली भी फोर्स होती है, क्या होती है, अट्रैक्शन वाली भी फोर्स होती है और रिपल्शन वाली भी फोर्स होती है, ठीक है। जबकि ग्रेविटी की बात करें हम लोग तो ग्रेविटी सिर्फ अट्रैक्टिव होती है, उसके अंदर सिर्फ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ग्रेविटी रिपेल नहीं करती है। लेकिन जो चार्ज बॉडी होती है वो अट्रैक्शन भी करती है और रिपल्शन भी करती है ना। तो मैटर की हमने अब तक दो प्रॉपर्टी पढ़े, एक है मास जिसके जरिए वो फोर्स लगाता है और दूसरा क्या है, चार्जेस। समझ में आ गया आपको? ओके, चलो अब आगे और समझते हैं हम इसको अच्छे से। ये जो चार्ज होता है, चार्ज ये कैसा, ये कितना होता है, पॉजिटिव हो सकता है और निगेटिव हो सकता है। अगर से एक न्यूट्रल बॉडी है और ये भी दूसरी भी अभी क्या है, न्यूट्रल बॉडी है, और मान लीजिए यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन रब करने की वजह से यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ट्रांसफ़र हो गया है, तो एक इलेक्ट्रॉन अपने साथ कितने चार्ज लेके जाएगा? तो इसका आंसर है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 चार्ज को ये अपने साथ लेके जाएगा और इसके आगे यूनिट लगेगा कूलम। चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम। ध्यान रखना, चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम। और डिनोट कैसे करेंगे हम इसे, सी से डिनोट करेंगे। एक और बात ध्यान में रखिए, समझ में आ गया ना, चार्ज का यूनिट क्या होता है, यूनिट क्या होता है इसका, कूलम। एक और छोटी सी बात ध्यान में रखिए कि ये एक चार्ज, ये एक न्यूट्रल बॉडी है, ये भी मान लीजिए भी एक न्यूट्रल बॉडी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हुआ है ना। एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकता है, दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि 2.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगी। आई बात समझ में? ऐसा कभी नहीं होगा कि 10.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगी। हमेशा इंटीजर नंबर दैट इज 1 2 3 4 ऐसे कितने भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकते हैं, जितना ज़्यादा आप उसको रब करेंगे उतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकते हैं, लेकिन 2.5 3 ऐसा ट्रांसफ़र नहीं होगी। तो चार्ज को हम लोग डिनोट करेंगे क्यू से। चार्ज को कैसे डिनोट करेंगे, क्यू से। और चार्ज किसके बराबर होगा, n मल्टीप्लाइड बाय ई। n क्या है हमारा, 1 2 3 4 ये नंबर, ये नंबर है हमारे n, और ई ये चार्ज हो गया। सो क्यू इज इक्वल, कोई भी बॉडी कब चार्ज होगी, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो गए, ठीक है। अब आपके लिए होमवर्क है, अब आप मुझे बताइए, अगर से मुझे 1 कूलम चार्ज, किसी बॉडी को कितना चार्ज करना है, 1 कूलम चार्ज करना है, तो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, ठीक है। तो चार्ज कितना करना है हमको, 1 कूलम, तो n की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो ये हो जाएगा 1/e। सो 1/e की वैल्यू कितनी है, ये है 1.6 इंटू 10⁻⁻90, ये दे देगा हमको n बोले तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो गए तो 1 कूलम चार्ज हो जाएगी हमारी बॉडी। सो 1/1.6 कितना में होगा, 625 इंटू 10⁻⁻90, या फिर ये पॉइंट यहाँ से हटा दीजिए, कितना होगा 16। इतने सारे अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो गया, बहुत ज़्यादा है ये, 625 के आगे आपको 16 सिफर लगाने पड़ेंगे। तो इतने इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफ़र हो गए एक बॉडी से दूसरे बॉडी, और अगर दोनों बॉडी न्यूट्रल है ना, ये भी बॉडी न्यूट्रल मान लीजिए, ये भी बॉडी न्यूट्रल मान लीजिए, और यहाँ से यहाँ पर इतने इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांसफ़र होते हैं, इतने इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांसफ़र हो गए, तो हम बोले कि ये जो बॉडी है जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए हैं वो 1 कूलम चार्ज हुई है। आई बात समझ? ये जो मैंने आपको ये बताया है Q इज इक्वल्स टू एन ई, इसको हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज भी कहते हैं। समझ में आ गया आपको? अब देखिए, ये एक चार्ज बॉडी को दूसरी चार्ज बॉडी के पास लेके जाए, अनचार्ज बॉडी के पास लेके जाए, तो वो क्या करती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्सर्ट करती है, यानी कि फोर्स एक्सर्ट करती है ना। अगर से
हम फोर्सेस की बात करें तो हमको मालूम है दो टाइप की फोर्सेस होती है, बोलो जल्दी। एक होती है नॉन कांटेक्ट फोर्स और एक होती है कांटेक्ट फोर्स। तो यहां पर जो फोर्स लग रही है वो नॉन कांटेक्ट फोर्स लग रही है ना। तो अगर नॉन कांटेक्ट फोर्स लग रही है तो नॉन कांटेक्ट फोर्स अब किस तरह काम करती है, चलो इस पर डिस्कस करते हैं अब हम लोग कि नॉन कांटेक्ट फोर्स किस तरह काम करती है। अगर हम बात ग्रेविटी की करते हैं तो आपको पता होगा ग्रेविटी भी कैसी है, एक नॉन कांटेक्ट फोर्स है। और नॉन कांटेक्ट फोर्स किस तरह काम करती है, नॉन कांटेक्ट फोर्स बिल्कुल उस तरह काम करती है जिस तरह एक मकड़ी का जाला काम करता है। लेट से कि ये हमारा एक मकड़ी का जाला है, राइट, और ये यहाँ पर बैठी है हमारी महारानी मकड़ी। अब इस जाले में या इस जाले की अगर हम हद की बात करें तो ये जाले की हद है, इतने दूर तक उसने जाला बनाई है, तो ये होगी क्या, इस जाले की हद, लिमिट। ओके, अब इस जाले के अंदर कोई भी इंसेक्ट उड़ता हुआ आके फंसेगा तो क्या करती है, मकड़ी फट से उसको जाके खा लेती है। ऐसा ही तो होता है। सेम कॉन्सेप्ट है फील्ड का। अब मान लीजिए यहाँ मकड़ी की जगह पॉजिटिव चार्ज है। कौन सा चार्ज है, ये बात ध्यान में रखिए, पॉजिटिव चार्ज यहाँ बनाता हूँ मैं। मकड़ी की जगह अब हमने क्या कंसिडर किए, पॉजिटिव चार्ज, और ये अपने अतराफ क्या पैदा करता है, फील्ड पैदा करता है। ये फील्ड को हम लोग ऐसे लाइन से डिनोट करते हैं। अपने अतराफ क्या पैदा करता है, ये ऐसी फील्ड पैदा करता है। और ये जो फील्ड जिसको मैंने जो लाइंस ड्रॉ किया ना फील्ड के लिए, ये जो लाइंस मैंने फील्ड के लिए ड्रॉ किया इसे बोलते हैं हम लोग लाइंस ऑफ फोर्स। इसे क्या कहते हैं हम लोग, लाइंस ऑफ फोर्स। तो फील्ड कौन बनाता है, तो हम बोलेंगे लाइंस ऑफ फोर्स मिलकर क्या बनाती है, चार्ज के तरफ फील्ड। अब इस फील्ड में आप अगर किसी निगेटिव चार्ज को लाके यहाँ रखोगे, निगेटिव चार्ज, तो ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। और इस फील्ड में अगर आप किसी पॉजिटिव चार्ज को लाके रखोगे तो ये इसको रिपेल करके ऐसा बाहर की तरफ धक्का देगा। ठीक है, तो हम बोलेंगे फील्ड क्या कर सकती है, फील्ड फोर्स एक्सर्ट कर सकती है। फील्ड ही क्या करती है, फोर्स एक्सर्ट करती है ना। फील्ड का ऐसे मिलकर बनी होती है, लाइंस ऑफ फोर्स से मिलकर फील्ड बनी होती है। नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स मिलाकर क्या पैदा करती है, फील्ड। और फील्ड क्या करती है, फोर्स एक्सर्ट करती है। आपको पता है दो मासेस के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दो मासेस के बीच में जो ग्रेविटी की फोर्स लगती है, ग्रेविटी की फोर्स जो दो मासेस के बीच में लगती है, जिसे न्यूटन ने बताया था, वो है F = Gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर, वेयर r इज द डिस्टेंस बिटवीन देम। ये होती है ग्रेविटेशनल फोर्स की इक्वेशन। उसी तरह ये हमको न्यूटन ने बताया था, ये हमको किसने बताया था, न्यूटन ने बताया था। उसी तरह मान लीजिए ये एक बॉडी है चार्ज q1 और ये एक बॉडी है चार्ज q2 और ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है r। तब इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है वो कितनी होती है, C × Q1 मल्टीप्लाइड बाय Q2 अपॉन r स्क्वायर, वेरी सिमिलर टू ग्रेविटेशनल फोर्स। आई बात समझ। C क्या है यहाँ, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। यहाँ पर G क्या था हमारा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। अगर आपको पता है ये कैसा आया है तो आपको समझ में आ गया होगा, ये भी आसान। सो Fe = C Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। C की वैल्यू होती है 1/4πε0। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस क्या हुआ, 1/4πε0 मल्टीप्लाइड बाय Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। तो दो चार्जेस के बीच में कितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, 1/4πε0 Q1 × Q2 अपॉन r स्क्वायर। अब ये जो ε0 है इसको समझिए क्या है। ε0 जो है ये परमिटिविटी कहलाता है। क्या कहलाता है, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम या फ्री स्पेस। ठीक है, क्या कहलाता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहलाता है। ये जो पूरी टर्म दिख रही है ना आपको 1/4πε0, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹। ध्यान में रखना इस बात को। ये 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹।
तो चलो अब एक छोटा सा क्विक रीजन ले लेते हैं। यहाँ पर अगर आप ये इप्सिलॉन नॉट, सिर्फ इप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ध्यान में देखिए, मैंने अभी जो आपको ये वैल्यू बताया है ये किसकी है, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है, 9 × 10⁹। अगर आप सिर्फ इप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो सिर्फ इप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, सिर्फ इप्सिलॉन नॉट की वैल्यू। लेकिन फिर आपको क्या करना पड़ेगा, अगर ये पूरी वैल्यू कैलकुलेट करना है तो 1 फिर 4 फिर उसको 3.142 मल्टीप्लाइड बाय फिर ये पूरी टर्म लिखना पड़ेगा, तो जो आंसर मिलेगा वो इतना मिलेगा। मैंने आपको डायरेक्ट इसकी वैल्यू बता दिया, ध्यान में रखना, हमको न्यूमेरिकल के वक्त इसकी जरूरत पड़ेगी। चलो एक छोटा सा क्विक रीजन ले लेते हैं। हम लोगों ने क्या क्या पढ़े, हम लोगों ने पढ़ा कि 2 किस्म के चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक होता है निगेटिव चार्ज। जो 2 चार्ज है वो 2 चार्ज के बीच में फोर्स कितनी होती है, F = Q1 Q2/r², C × Q1 Q2/r²। बहुत सारी किताब में से K से भी डिनोट करती है। K की वैल्यू या C की वैल्यू कितनी होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है। आई बात समझ में। एक चार्ज अपने अतराफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पैदा करेगा वो किसके बराबर है, E = F/Q के बराबर होता है। F बोले तो न्यूटन, Q बोले तो कूलम। अब हम नेक्स्ट टॉपिक से समझेंगे कि ये फाई क्या होता है, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। ये अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। जब तक के लिए गुड बाय।